लेसन 65 650 क्वेश्चन याद हो जाएगा इसके बाद, है ना। पहला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मूलतः एक बौद्ध पूजा स्थल था, कथन सही है या गलत? इसका जवाब है कथन गलत है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मूलतः एक जैन पूजा स्थल था। ठीक है। अगला सवाल, मुगल काल में 500 जात की हैसियत से नीचे के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? इसका जवाब है मुगल काल में 500 जात के नीचे के व्यक्तियों को मनसबदार कहा जाता था, है ना। और जिनका हैसियत 500 जात से ऊपर का होता था और लगभग 2500 जात से कम होता था तो उन्हें अमीर कहा जाता था। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अपनी अवमानना के लिए उच्चतम न्यायालय को दंड देने की शक्ति है लेकिन उच्च न्यायालय को नहीं। प्रस्तुत कथन सही है या गलत? इसका जवाब है प्रस्तुत कथन गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में अपने जीते हुए क्षेत्रों को सिकंदर ने लौटते समय कितने भागों में बांटा था? इसका जवाब है 3 भागों में। ठीक है ना। अगला सवाल, महाराष्ट्र में गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार किसने मनाना आरंभ किया, है ना। इसका जवाब है महाराष्ट्र में गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार बाल गंगाधर तिलक ने मनाना आरंभ किया। ठीक है। इसका एम था इन त्योहार के आड़ में आपसी भाईचारे को, आपसी एकता को सुदृढ़ करना, है ना। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का कब्र आगरा में है, कथन सही है या गलत? इसका जवाब है कथन गलत है। अमीर खुसरो का कब्र दिल्ली में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के कब्र के समीप है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। ठीक है ना। अगला सवाल, मध्यकाल में मेवाड़ में प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? इसका जवाब है हमीरदेव ने 1314 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की, है ना। अगला सवाल, किस शैव संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन और जल ग्रहण करते थे और शरीर पर चिता भस्म लगाते थे? इसका जवाब है कालमुख शैव संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन और जल ग्रहण करते थे और शरीर पर चिता भस्म लगाते थे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। भारत और सिंगापुर 2 देश है, ध्यान से सुनना। भारत और सिंगापुर 2 देश है। भारत में निर्मित स्कूटर की कीमत आम आदमी के लिए 20,000 में उपलब्ध है और सिंगापुर में भी स्कूटर की एक फैक्ट्री है। सिंगापुर की सरकार जो है अपने देश में स्थित स्कूटर कंपनी को सब्सिडी देना आरंभ किया। इंडिया में स्कूटर का कीमत आम आदमी के लिए 20,000 रुपया है। सिंगापुर ने क्या किया कि उसकी सरकार ने स्कूटर फैक्ट्री को सब्सिडी देना आरंभ किया। इससे हुआ क्या, स्कूटर कंपनी के लिए स्कूटर बनाने का खर्च मात्र 6,000 पड़ता है। कहाँ? सिंगापुर में। क्यों? क्योंकि सिंगापुर की सरकार उस कंपनी को सब्सिडी दे रही है। अब भारत में स्कूटर विक्रेता सिंगापुर से स्कूटर आयात करने लगे और 12,000 में स्कूटर बेचना आरंभ किया। देख रहा है कि 6,000 रुपये में सिंगापुर में मात्र स्कूटर बन जा रहा है। अब इंडिया लाकर विक्रेता जो है वो 12,000 में बेचना आरंभ किया, है ना। इससे भारतीय स्कूटर निर्माता की बिक्री लगभग बंद हो गई, है ना। क्यों भाई? क्योंकि भारत वाला आम आदमी तक पहुंचने में 20,000 रुपया लगता था और सिंगापुर ने अपने स्कूटर फैक्ट्री को सब्सिडी दिया तो और कम कीमत में बनने लगा व्यापार वहाँ के फैक्ट्री के लिए स्कूटर। तो भारत के व्यापारी थे कहे कि अब इंडिया में क्या जो बनाना है, आराम से बाहर से खरीदते हैं और बेच देते हैं। तो बताइए कि भारत सरकार द्वारा आयातित इस स्कूटर पर कौन सा शुल्क लगाया जाए जिससे सिंगापुर में प्रदत्त सब्सिडी के कारण भारतीय उत्पादों की बिक्री बंद नहीं हो, है ना। जो फैक्ट्री मालिक था वो तो 20,000 में दे रहा है, लोग क्यों खरीदेंगे, जबकि व्यापारी सिंगापुर से ये आयात करके मात्र 12,000 में बेच दे रहे हैं। तो अब सरकार क्या करेगी, उस स्कूटर पर, आयातित स्कूटर पर कुछ न कुछ टैक्स लगा देगी जिससे जो व्यापारी है उसको 12,000 में अब नहीं बेच पाएंगे। ठीक है ना। तो टैक्स को क्या कहेगा, मतलब 12,000 में नहीं बेच पाएंगे, ज़्यादा कीमत में बेच पाएंगे। ठीक है ना।
ऐसे तो जो फैक्ट्री वाला जो है वो तो बिल्कुल कंपटीशन से बाहर ही हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार आयातित, सिंगापुर से आयातित स्कूटर पे टैक्स लगाएगी। उस टैक्स को क्या कहेंगे हम? तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, 8+ में थे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थे तो सारा याद कर लेना है। ठीक है।